सर टेस्ट में है डाउट। बोलो 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 बोलो। टेस्ट टेस्ट हो गया? अच्छा कल हुआ होगा। हाँ बताओ, बोलो 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 बोलो। अरे भाई किसको डाउट है? कोई शेयर कर रहा है क्या? डोंट वेस्ट टाइम। अगर है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। सर डाउट तो है पर वो मेरे पे अवेलेबल नहीं है अभी वो। नहीं है बेटा तो मत पूछो ना बेटा। ये क्या बात हुई कि डाउट तो मेरे पे अवेलेबल नहीं है? डाउट आपको पूछने हैं तो किसके पास अवेलेबल होंगे वो? नहीं सर मेरे पे हैं पर वो दूसरे फोन में है, मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता उन्हें। नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है ये तो। सर आप अगर आप रेडी रहो, आपको लड़ाई करने जाना है सर, मैं बंदूक तो घर पे रख के आया हूँ। दैट्स नॉट द थिंग, राइट थिंग, राइट। डाउट आपके हैं, आपको अरेंज करके रखने पड़ेंगे ना यार। कोई और अरेंज करके तो ना रखेगा तुम्हारे लिए इस फोन में या उस फोन में। दैट्स योर फॉल्ट। ये कौन सी बात हुई कि सर डाउट तो है बट दूसरे फोन में है? फिर एनीवन एल्स सर हैविंग डाउट? सर टेस्ट से रिलेटेड कुछ बात करना है। क्या बोल रहे हो? सर टेस्ट से रिलेटेड कुछ बात करना है सर आपसे। हाँ तो बोलो, जल्दी बोलो। सर मेरे ना 180 में 116 मार्क्स ही आए हैं इस बार मतलब टेस्ट में। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप प्लीज अपने या तो हेडफोन यूज कीजिए, आप डिवाइस को पास में लेके बात करें प्लीज। सर अब आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है, बोलिए। सर मेरे ना इस बार 116 मार्क्स आए 180 में से फिजिक्स में। ओके, वेरी गुड। सर ये इसमें सर पहले से तो अच्छा नहीं है पर सर मैं फिजिक्स का टेस्ट देते वक्त टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ। मतलब कि लगता है टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी मैं गलत कर जाता हूँ। सर इसके वेट लिए वेट वेट, व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आर यू वरीड? व्हाई डू यू थिंक दैट टाइम मैनेज नहीं हो रहा है? सर फिजिक्स में ज्यादा टाइम लग जाता है मेरे को। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है? सर रीजन? मेरे को न्यूमेरिकल्स करने में टाइम लग जाता है, क्वेश्चन समझने में फिजिक्स के। आपके क्वेश्चंस हो गए कि रह गए, पहले तो मुझे बताओ। सर वैसे खाली बैठा रहूं और तभी कर लूं तो हो जाता है, फिर जब टेस्ट के टाइम नहीं हो पाता। टेस्ट की बात करो ना। नर्वस हो आपने जाता बोला हूँ उस टाइम। 160 आए वहां आउट ऑफ 180, राइट? नो सर 116। 116 आए, अच्छा। तो यस सर। जो आप बोल रहे हो कि सर हो नहीं रहे हैं, उसके लिए एक ही प्रैक्टिस कम है सर। प्रैक्टिस बढ़ाइए आप। सारी सर डीपीपीज टाइम आपने ए मैनेज टू जेड सारी सॉल्व की हुई हैं? यस सर। सर उस टाइम एक डीपीपी रह गया था, उस टाइम नहीं हो पाया था तभी। पहली बात तो जो डीपीपीज होती हैं वो एक नहीं दो बार सॉल्व करनी है। यानी आप प्रैक्टिस ही नहीं कर, ओके। अगर आपकी डीपीपीज भी रह गई थी इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो सर। हमें क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर, अगर हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, द ओनली थिंग दैट वी शुड डू इज बेसिकली सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। डीपीपी सॉल्व करो, जो क्वेश्चन पहली बार में अटके उनको टिक कर लो और फिर से सॉल्व करो। तब तक सॉल्व करो जब तक में से एक भी बिना डाउट के डीपीपी सॉल्व होना चालू ना हो जाए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, आपके पास स्टडी मटेरियल मिला होगा, उसमें हर चैप्टर में लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले होते हैं। नहीं तो यस सर। हाँ, है ना? तो वो सारे क्वेश्चन यस आपने सर। सॉल्व किए? सर स्टडी मटेरियल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे बस। नहीं, कुछ क्यों? कुछ क्या मुहूर्त निकलवा के रखे हो क्या? सर बाकी सब्जेक्ट का भी करना होता है तो उसमें टाइम नहीं मिल नहीं पाया। तो बेटा फिर तो बस ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, वो तो करने ही है ना बेटा। आप यस टाइम सर। मैनेजमेंट पेपर में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी टाइम मैनेजमेंट घर पे है, आप नहीं कर पा रहे हो सर। यस सर। समझ में आ रहा है? आपका प्रॉब्लम पेपर का नहीं है, आपका प्रॉब्लम पहले का है। इसका मतलब आप टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट टाइम मिसमैनेजमेंट, इट्स अबाउट टाइम यू आर नॉट यूटिलाइजिंग प्रॉपर्ली। मुझे ये बताओ, आप आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जबकि आपके स्कूल्स भी नहीं चल रहे हैं सच। इट्स रेनिंग वेरी हैवीली, आई एम नॉट श्योर वेदर योर वॉइस इज नॉट रीचिंग प्रॉपर्ली। ठीक है, पहली बात देखिए, आई गेस मेरी आवाज आ रही है आपको?
It's यस सर, raining आवाज very आ रही heavy outside, है ना? तो आई एम नॉट श्योर भैया आवाज पूरी तरीके से पहुंच रही है या नहीं। सर, पहुंच रही तो है बस आवाज सबसे पहुंच। पहले तो ओके ओके, सबसे पहले तो सर इसका मतलब हम टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहे, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम यस डीपीपी पूरी सॉल्व है जो कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल आप ही के बैच के बच्चों की बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, ठीक है? आप ही के बैच के बच्चे हैं, वो सारे डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली मुझसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी डाउट पूछते रहते हैं। उनके पास टाइम इतना आ रहा है और आपके पास टाइम नहीं आ रहा है। आप कह रहे हो कि सर मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी तो करने होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। पेपर में अगर आपके पास टाइम ज्यादा लग रहा है, द ओनली रीजन इज हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। और प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, आप खुद ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं जब आप पूरी डीबीपी ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आई एम सॉरी, डीबीपी तो पूरी सॉल्व होनी चाहिए, है ना? उसके बाद आपके प्रीवियस क्वेश्चन सारे सॉल्व होने चाहिए जो स्टडी मटेरियल में पीछे दिए गए हैं। यस जब वो सर। सारे हो जाएं उसके बाद आप बोलो कि यस आई एम रेडी फॉर क्वेश्चन पेपर। अगर वो नहीं है तो आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है, फिर तो टेस्ट पेपर में मार्क्स अच्छे आने का सवाल ही नहीं है। प्रियांशु, यस सर। आपकी स्टडीज मेरे से मत बोलो, है ना? मैं आपको बताऊं, आपको आप अपने आप बैठना 2 मिनट और खुद से सोचना ईमानदारी से, मुझे मत बताना बिल्कुल भी। क्या आप जो घर पे टाइम यूटिलाइज कर रहे हो फुल्ली ईमानदारी से, एकदम मीठी कसम खा के अपने दिमाग में बोलना, क्या मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं पूरा टाइम सिर्फ अपना अच्छा यूटिलाइज कर रहा हूँ? आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि यू आर नॉट गिविंग योर 100% टाइम इन प्रिपरेशन। वरना आज की टाइम में जब हमारे स्कूल्स वगैरह में इन्वॉल्वमेंट हमारा ना के बराबर है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम डीपीपीज और प्रीवियस क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा टाइम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा यस सर। है ना? चलिए मैं आपको एक बच्चे से मिलवा देता हूँ आप ही के बैच से। क्या नाम है, वो तो नाम भी भूल गया हूँ, वेट, कृष्णा। यस सर। क्या आपने सारी डीपीपी सॉल्व कर ली थी? यस सर। क्या आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे सारे? सर कर रहा था उस समय जब आपसे पूछा था तो। है ना? आपने मुझसे प्रीवियस क्वेश्चंस में से भी डाउट पूछे अदर देन डीपीपी। डीपीपी तो हमने क्लास में डिस्कस कर ली थी। ये बच्चे ने प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं पेपर से पहले, ठीक है? इसके पास टाइम कहां से आ रहा है? क्योंकि ये टाइम यूटिलाइज कर रहा है, ये लास्ट टाइम के लिए नहीं बैठा है टेस्ट के लिए, ये साथ साथ करता चला जा रहा है। कृष्णा, क्या स्कोर आ रहा है तुम्हारा? सर इस बार 130 आया है, पता नहीं सर, मुझे तो आंसर सही लग रहे थे, वो पता नहीं 130 कैसे आया। चलिए, क्या पेपर लेंदी था? बस अभी चलो 130 आया, 2-4 हजार ऊपर नीचे हो सकते। क्या पेपर में ऐसा लगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था फिजिक्स में? वो सर हाँ, कि पूरा 1 घंटा भी नहीं लगा, 50 मिनट के करीब लगा। प्रियांशु, यस सर। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? यस हमें पेपर में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारा टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब हमें प्रैक्टिस नहीं है बस। आप बोलो ना हमें न्यूमेरिकल में टाइम लग रहा है, न्यूमेरिकल में टाइम क्यों हमें लग रहा है हम पहली बार कर रहे हैं। पर अगर आप सारे क्वेश्चन अगर डीबीपी और प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो देखे हुए हैं सब, लेकिन हमने डीपीपी नहीं सॉल्व किया। आप खुद बोलो डीपीपी नहीं सॉल्व कर रही है तो फिर तो पेपर में आप जाओगे तो दिक्कत आएगा बेटा। तो आप देखो कहाँ टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग में आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, डीपीपी क्यों नहीं कर पा रहे हो और प्रीवियस क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप या तो ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना सोशल मीडिया से थोड़ा अपने आप को दूर रखो, ठीक है, और आप मैनेज करो कि वाकई में आप एग्जैक्टली इफेक्टिवली कितना टाइम दे रहे हो सब्जेक्ट्स को, यस सर, ठीक देने है? की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम अच्छे से। हाँ, आप कोशिश करो, मैं कह रहा हूँ फिजिक्स 1 घंटे से ज्यादा लग ही नहीं सकता, इस बात की मेरी गारंटी है। बिल्कुल बेफिक्र रहो, कभी भी आप ये नहीं कहोगे सर फिजिक्स में ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अच्छे से तो। ठीक है प्रियांशु, कोशिश ओके सर। करो, आप खुद से इंट्रोस्पेक्ट करो, आपको अपने आप समझ में आएगा। आप मुझे आंसर मत करो, आप अपने आप को आंसर करो, बिकॉज मुझे मालूम है आप जब मुझे बताओगे या नहीं बताओगे तो आप कुछ बातें छुपा भी सकते हो, कुछ बातें नहीं भी बताओगे, लेकिन अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, राइट? तो आप सबसे यस सर। अपने आप को जज कर सकते हो, ये मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। मतलब इतना क्वेश्चन होना चाहिए कि आप मुझे नहीं छोड़ो। कृष्णा ने यू वोंट बिलीव डीपीपी तो क्लास में हमने डिस्कस की थी, उसके बाद कम से कम मुझे 5 से 7 क्वेश्चन उसने अलग से प्रीवियस क्वेश्चन वो मॉड्यूल जो मिले ना स्टडी मटेरियल, उसमें से उसने मुझे तीसरी वाला नहीं बन रहा इसमें ये
ऐसे नहीं कि उसने सिर्फ क्वेश्चन भेज दिया और उसने बोला सर ये नहीं बन रहा है, वो हमेशा ये भेजता है कि सर क्वेश्चन, सर ये मेरा सॉल्यूशन है, मुझे इसमें ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि गलती कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक बच्चे का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कई बच्चे आपके बैच में से हैं जिनके स्कोर्स भी आपको अभी देखो, अभी आपको पता चलेंगे। वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। डीपीपी एक बार नहीं 2 बार सॉल्व करनी है हमको सर। सारे डीपीपी सॉल्व करो, जो क्वेश्चन से पहली बार में नहीं आए उनको टिक करो, और एक बार उन क्वेश्चंस को दोबारा से करो। उनकी आपने लिस्ट बना ली, आपके पास वहां पे काफी एनालिसिस मिल जाती है, कौन कौन से गलत हुए थे, कौन कौन से सही हुए थे, उन क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। तो हमारा प्रैक्टिस अगर आप बढ़ाओगे, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन को जल्दबाजी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्पीड आपको अलग से बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, स्पीड अपने आप बढ़ेगी, स्पीड के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है प्रियांशु, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, ओके हो सर। जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट साथ साथ और लास्ट टेस्ट के लिए लास्ट टाइम पे बैठा मत रहो कि सर मैं टेस्ट आएगा 2 दिन पहले तैयार होऊंगा। आज क्वेश्चन मिल रहे हैं, आज सॉल्व करो, आज अगर कोई चीज पड़ी जा रही तो आज रिवाइज करो, उसके आज जितने क्वेश्चन मिल गए प्रीवियस से ढूंढ लो, वो कर लो, तुरंत की तुरंत आज करो। क्लियर है? ओके सर, नेक्स्ट चलो टाइम कोशिश। कोशिश करो, हो जाएगा, फिर भी दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सानवी। सर एक रिक्वेस्ट थी कि जो टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस डीपीपी के एकदम एग्जैक्ट आते हैं, तो क्या होता है हाँ जी कि बेटा, उनके आंसर्स तो रटे हुए होते हैं, तो फिर से पेपर में अगर मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस मिले नए या फिर वैल्यूज चेंज्ड हो तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। सानवी आई थिंक आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किए होते हैं, इसलिए आपको आंसर याद रहते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आपको शायद कुछ क्वेश्चंस के आंसर रहते हैं जानबूझ के क्वेश्चन। अभी आप 11th में आए हो ना बेटा, अभी आपकी जो 10th में आपकी क्या आदत है कि आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलते थे, करेक्ट? तो आपको हम पहले डीपीपी क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड। अगर हम डेटा चेंज करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी स्टैंडर्ड खराब हो जाता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। कुछ क्वेश्चंस डीपीपी के मिलेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, कुछ नए भी मिलेंगे, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे लेवल ऑफ द क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। अभी आप स्टार्टिंग लेवल पे हो, आपको क्वेश्चन बहुत इजी देते हैं। ठीक है सानवी, यस ये सर। स्टार्टिंग में है ताकि आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट से फैमिलियर हो जाओ। अगर अभी से मैंने आपको सीधे एकदम फ्रेश क्वेश्चन देने स्टार्ट कर दिए टेस्ट में, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिजिक्स बहुत तेजी से लेवल बढ़ेगा अभी। ठीक है, ओके ये सर। स्ट्रेटेजी होती है आपको फैमिलियर कराने की फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट से। पहले देखो, अगर आप 10 से कंपेयर करो, कितने क्वेश्चंस करने होते थे सिर्फ न्यूमेरिकल, आपने पूरे 10th में कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे? आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दोगे? 50, 100? सर कर लिए होंगे ज़्यादा, थोड़े 150 200 तो कर लिए चलो होंगे। 200 मान लो, हाँ लेकिन फिर भी इतने ही किए हैं 200 सिर्फ। मान लो। मैं एक टॉपर से बात कर रहा हूँ। 200 क्वेश्चंस। अभी हमने कितने चैप्टर पढ़े? ईमानदारी से एनसीईआरटी के 3 चैप्टर्स कवर किए हमने। यस सर। एग्री? क्या हम 300-400 से क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर चुके हैं कि नहीं? कर चुके हैं। एग्री? डिफरेंस दिख रहा है? पूरे साल आपने 10th में शायद 200 क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, हम अभी 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करके आए हैं और 300-400 से ज्यादा सॉल्व कर चुके हैं। तो ऑलरेडी ये जो ट्रांजिशन है वो बड़ा है। तो आपको फिजिक्स से एकदम से डर नहीं लगे। मैंने आपको क्वेश्चन करा, एकदम से फ्रेश क्वेश्चन दे दिया, आपसे नहीं बने। पहले टेस्ट में अगर नंबर खराब आएंगे, दूसरे में और खराब आएंगे, तो आप फिर फिजिक्स से डरने लगोगे। ठीक है, पहले हम फिजिक्स में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, आप ताकि फिजिक्स से थोड़ी फैमिलियर होते जाओ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अभी लेवल बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, अभी हुआ ही क्या, अभी तो तीसरे चैप्टर पे पहुंचे हो आप। अगर तरीके से देख रहे हैं एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर चल रहा है, चौथा चालू कर रहे हैं, चल रहा है राइट? तो बिल्कुल परेशान नहीं हो। इनिशियल लेवल पे आपको इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, फिजिक्स के क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाए, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करने का मन करे। ठीक है, धीमे धीमे करके आपको जब लेवल बढ़ेगा तब आपको रियलाइज होगा कि वो सर फिजिक्स में तो अभी बहुत कुछ बाकी है। तब आप ये चीज मुझे नहीं बोलोगे, तब आप बोलोगे सर कुछ तो प्रीवियस क्वेश्चन रख दिया करो, कुछ तो सिमिलर क्वेश्चन रख दिया करो। सर वो ठीक है इसलिए सानवी? क्योंकि फिर 45 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व नहीं करने होते ना, मतलब उसमें से 15 तो ऐसे याद होते हैं, तो फिर सॉल्व करने का जैसे वहाँ टाइम बच जाता है, तो अगर हाँ कोई बात, आज तुमको याद है ना, आज तुमको याद है। अभी जब जैसे फेस टेस्ट होगा, फेस टेस्ट जानते हो, 3-4 यस सर। टॉपिक का मिला के, तब तुमको डीपीपी याद नहीं होगी, हाँ तब तो तब तुम्हें याद फ्रेश नहीं करने है। पड़ेंगे ना, है ना? आज तुमको इसलिए याद है क्योंकि तुमने एक दिन पहले किए होता है। अभी जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा, तुम सारे क्वेश्चंस तुरंत नहीं किए होंगे, तुमने कुछ एक हफ्ते पहले किए होंगे, कुछ 2 हफ्ते पहले किए होंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तो हम ओके सर। जानबूझ के आपको थोड़ा लेवल रखते हैं ताकि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ, फिजिक्स में मजा आने लगे। फिजिक्स में जब आपको मजा आने लगेगा तब खेलते ना, वो पुरानी कहावत है कि सर क्लास में पढ़ाया जाता है इतना, होमवर्क दिया जाता है इतना, और
ठीक है। तो अगर मैं एकदम ऐसा ही कर दूंगा तो आप शायद डर जाओगे, फिर फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट्स में दिक्कत होती है, राइट। और फिजिक्स मेडिकल वालों को बहुत डराता है। आई थिंक आपने सबसे सुना होगा कि मेडिकल में आप जा रहे हो, फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ लगेगा, ये सुना है? यस सर, सर मजा आता है हाँ। लेकिन फिजिक्स में आजकल बहुत। हाँ, इसीलिए आ रहा है क्योंकि चीजें आज बन रही हैं, ठीक है। और इसी धीमे धीमे करके ये टीचर्स की स्ट्रेटेजीज होती हैं आपको मजा लाने के लिए। अचानक से अगर मैं तुमको धक्का दे दूंगा, जाओ फेस करो, स्ट्रगल करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, वापस आओगे। ठीक है सानवी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, थैंक यू सर। हाँ, और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए, आप एक बार पूरी डीपीपी सॉल्व कर लो, स्टडी मटेरियल के पीछे के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। एंड देन आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको और प्रैक्टिस मटेरियल दे दूंगा फॉर यू, राइट। हम इंडिविजुअल लेवल पे, हम जैसे कुछ बच्चे होते हैं, सर मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सर मुझे और चाहिए, तो आई कैन प्रोवाइड यू मोर क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस एज वेल, ठीक है। बट सबसे पहले हम सीक्वेंस में चलते हैं। पहले आपको सबको डीपीपी करनी है, फिर सबको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर टेस्ट पेपर्स करने हैं। इसके अलावा सर और कुछ चाहिए? सर मैंने सारा कर लिया, मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग कर पा रहे हो, आई कैन प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज वेल फॉर द प्रैक्टिस। चलिए। ओके सर। सर एनीथिंग? हाँ जी बेटा। सर प्रेजेंट कर दूं मैं, आ गए वो क्वेश्चन। हाँ जी कर दे बेटा। डांस करने के बाद ये तेरे अकल आती है ना। चलो, मेक इट फास्ट हरस। It's not visible. विजिबल है सर? No, I think network is not very good at your side. Is it visible to other people or it's only me who cannot see? नो सर, हमें भी नहीं दिखा। Unless I guess there is some network issue. It's not visible properly, right? स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही ब्लर सा है, बहुत ही क्रॉस है। I cannot see anything. I cannot read anything. ओके सर। चलो कोई बात नहीं, मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना, प्रॉपर प्रिपेयर हो जाना, ठीक है। ओके सर। यस। या फिर किसी से कोऑर्डिनेट कर लेना, आकाश वगैरह से, मेक डाउट अपने को बता देना, और आकाश या किसी और को बोल देना स्क्रीन शेयर करने को, एनी फ्रेंड ऑफ यू। ओके। डाउट कहीं नहीं आएंगे, डाउट आप पूछेंगे, डाउट बिल्कुल आपको बताए जाएंगे। यस। चलिए। और द सेकंड ऑप्शन इज दिस, आप अपने डाउट्स को, जो भी डाउट है उनके सॉल्यूशन कीजिए कॉपी पे, इनको मुझे पर्सनल पे भेज दीजिएगा। हाँ जी सर, जो टेस्ट हुआ था ना, उसमें 2 क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे, मतलब उसमें सही ऑप्शन था ही नहीं आंसर में। अच्छा ऐसा ही है, मेरे को उनके स्क्रीनशॉट भेज देना पर्सनल पे। सर मुझे क्वेश्चन मिले नहीं वापस वो अभी तक। हाँ, जब भी क्वेश्चन मिले मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, आई विल लुक इनटू दैट। सर आ चुके हैं क्वेश्चन। चलो आकाश देख लेना, आ गए होंगे क्वेश्चन, ठीक है आकाश। यस सर। जो भी आपको ऐसा लगे आप मुझे पर्सनल पे भेज देना, ओके। सर वो जो आंसर की जो आती है उसमें अगर वो करेक्ट ऑप्शन भी होता तो फिर हेल्प मिल जाती, उसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं लिखा होता। अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी अपने लेवल पे बोल दूंगा। आप अपने जो आपके एकेडमिक्स वाले हैं, जो भी कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे हर्ष सर होंगे या कोई भी है, आप उनको ये मैसेज और कन्वे कर देना। ओके सर, ठीक है, मैं भी अपने लेवल पे देख लूंगा। और आप जब भी हर्ष, कौन है आपके कोऑर्डिनेटर, किससे बात करते हो आप एकेडमिक्स से? हर्ष सर है, हाँ तो हर सर या मधु मैम को किसी एक को अपनी ये प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे कन्वे कर देना, तो दे विल टॉक टू द टीम एंड देखेंगे फ्यूचर में अगर ऐसा कर पाए तो। ओके सर। चलिए, एनीथिंग एल्स? चलिए मूव फॉरवर्ड। चलिए क्या चला था एग्जैक्टली बताएं क्या? कोई बताएगा मुझे एग्जैक्टली क्या चल रहा था? इक्वेशन ऑफ जो सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चल रहा था। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने कर लिया था। यस सर, यस सर, हो गया था। आपने यहाँ तक करा दिया था।
ठीक है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे या स्पेशल केसेस देखने थे हमने प्रोजेक्टाइल के? सर स्पेशल केस देखिए। चलो, then we will move on to the horizontal projectile. ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हो गया कि सर आप कहीं पर खड़े होके किसी बॉडी की किसी पर्टिकुलर हाइट से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे। ठीक है, किसी हाइट से आप जब बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे तो ये कैसे करेगा, जाके ऐसे। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है। तो नाउ द थिंग इज, आप जैसे हमने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल स्टडी किया था एग्जैक्टली वैसे ही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की स्टडी करना है। आप बोलोगे सर दो डायरेक्शन में हम बात करें, देखो इसमें क्या है, मोशन, बॉडी हॉरिजॉन्टल चल रही है और साथ ही साथ आप बोलो कि बॉडी नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, जिसमें बॉडी को ऐसे ड्रॉप किया जाता है, बॉडी नीचे जा रही होती है, साथ ही साथ बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है जिसकी वजह से ये बॉडी नीचे गिरते गिरते आगे की तरफ भी चली जा रही है। तो बेसिकली कुछ इस टाइप का मोशन करती है। तो आपने मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ये आपको पता है एक्स डायरेक्शन होता है और ये आपको पता है वाई डायरेक्शन होता है। चलिए, मुझे बताएगा इनिशियल वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन कितना होगा? एनीवन? U चलिए, U again it's cos raining very heavily, I can't hear you people, so just I'm telling you। आप बोलते देखिए ये जो u है ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टली सीधा है आपने, तो जो भी आपने वेलोसिटी दी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रखी है। My voice is audible, I guess, right? It's very heavy rain outside. तो आप बोलोगे जो भी आपका u है वो पूरा का पूरा इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे u इक्वल टू u। अगर एक्सेलरेशन इन दी एक्स डायरेक्शन बोलेंगे दैट विल बी 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। आपने बोला किसी भी टाइम t पर ये बॉडी यहाँ पहुंच गई, मान लो इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी। t टाइम में ये बॉडी यहाँ पहुंच गई तो इसके दो कंपोनेंट काउंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको हम v बोलेंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा जिसको हम vy बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रहा होगा थीटा, मान लो। तो मैंने कहा सर t टाइम में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो चुकेगा? आप बोलोगे vx इक्वल टू, देखिए एक्सेलरेशन तो है ही नहीं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे सर देखिए साउंड थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा बिकॉज़ इट्स रेनिंग वेरी हेवी आउटसाइड, तो थोड़ा सा बेयर करो, देयर इज नो अदर साउंड सॉल्यूशन। सही है सर अब सही है सही साउंड। है, अब सही है सर। थोड़ा बहुत हो सकता है डिस्टर्ब हो, कुछ बच्चों का शायद हो भी रहा है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब v इक्वल टू क्या लिखोगे, ux प्लस ax इंटू t, और ये तो 0 है, तो बेसिकली vx कितना हो जाएगा, u के बराबर। Now I will try to understand this y component. Initial component of the velocity in the y direction is 0. Initially आपने y डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी दी है ना, जो भी दी हॉरिजॉन्टल दी, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी। आंसर एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन इज -d। एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ दी लगेगा ही लगेगा, मोशन चाहे जैसा भी हो, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दी लगेगा, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू -d। आप बोलते हो इस टाइम पे वेलोसिटी vy, so vy equal to uy plus ay into t. Ready? This is 0. So basically dy की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ dt। तो टोटल वेलोसिटी आप निकालोगे तो देखो कितनी आएगी, वेलोसिटी vx plus vy। देखो ये वैल्यू माइनस dt आई है, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में आई है। देखो देखने से भी समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन वाली कैसी है, नीचे की तरफ है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब माइनस आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंसर कोई दो राय नहीं है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी इज इक्वल टू u I cap प्लस vy माइनस dt j cap। ठीक है, ये तो हो गया आपका वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, दैट इज अंडर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलिए। सर फर्स्ट वाली लाइन समझाइए दोबारा। कौन
कौन सी फर्स्ट लाइन? सर ये टॉप, यस सर। इस टाइम सर साउंड थोड़ी क्रैकिंग हो गई थी बहुत ज्यादा। ये जो वेलोसिटी है वो बेसिकली इन दोनों कंपोनेंट का वेक्टर सम है। यस सर। तो वही लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी प्लस y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, यही ऐड कर देना। ओके सर। ठीक है, और ये कंपोनेंट की वैल्यूज रखी है हमने। ये i कैप में है, ये माइनस j कैप में, देखो नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस आया। आप बोलोगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस इस वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये एक्चुअली ऐसे है, वेलोसिटी ये है, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये थीटा है, तो tan थीटा निकालना होगा। tan थीटा निकालोगे तो कैसे निकालोगे? दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये कंपोनेंट dy के बराबर है तो ये भी dy के बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx, और कंपोनेंट की वैल्यू रख दोगे एंड यू कैन गेट द आंसर। तो ये तो हो गया आपको किसी भी रैंडम टाइम पे वेलोसिटी निकालना। ठीक है, नाउ आपने बोला सर जब जहां से ये स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहे हैं उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको बोलते हो आर। मैंने कहा उससे पहले मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि इसको टाइम कितना लग रहा है, बॉडी को नीचे पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है। देखो जब आप बॉडी को ऐसे ड्रॉप करते हो, जब आप बॉडी को ड्रॉप करते हो जीरो वेलोसिटी से, तो फिर यहाँ नीचे पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है u बाई जी, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी कैसे है। ठीक है, वैसे भी आप चाहो तो कैसे निकाल सकते हो? आपने बोला कि यहाँ पर y डायरेक्शन में, सर आपने अभी क्या बोला? सर आपने अभी क्या बोला? बताता हूँ, सुनते जाओ। चलिए, मैंने कहा सर अगर मान लो इसको y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब ये नीचे पहुंचेगा, तो आप बोलोगे सर माइनस h। जब ये बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माइनस h। ठीक है, आप बोलते हो मान लिया टाइम कितना लग रहा है, आप बोलोगे t, t की वैल्यू कितने रख दोगे? कैपिटल T, और बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे xy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, इसमें इक्वेशन में वैल्यू रख दो। xy की वैल्यू होगी माइनस x, uy की वैल्यू 0 है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं uy कितना है 0, तो यहाँ रख दोगे तो 0 हो जाएगा। हाँ सर, हाफ ay कितना है माइनस जी, और t की वैल्यू कैपिटल T। इसको सॉल्व करोगे ये माइनस कैंसिल, तो जो t की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ रही है अंडर रूट ऑफ 2h बाई। जो टाइम निकल के आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। जितना टाइम आपको ग्राउंड पे पहुंचने में लगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। इट इज सेम एज दैट, अगर आप बॉडी को ड्रॉप करो x साइड से तो जो टाइम नीचे पहुंचने में लगता है एग्जैक्टली वो भी इतना ही लगता है। ठीक है, तो टाइम आ गया, आपने का रेंज निकालना है। मैंने कहा रेंज क्या है? जितने टाइम तक बॉडी ट्रैवल कर रही थी उतने टाइम तक आप यू स्पीड से हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहे थे, तो उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? आप बोलोगे स्पीड इनटू टाइम, उसी को रेंज बोल दिया। तो रेंज को आप कैसे बोलोगे? u इंटू एक्स इंटू टी, करेक्ट? दैट इज इक्वल टू u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाई t। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है? इसमें कहीं पे भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट्स? देन टेक द स्क्रीनशॉट अगर कोई डाउट नहीं है तो।
चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। आपने बोला एक मान लो ये हेलीकॉप्टर है या जेट प्लेन है, फाइटर प्लेन है। दिस फाइटर प्लेन इज मूविंग विद दिस फॉर 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये जेट प्लेन है, ठीक है सर, मूव कर रहा है। आपने बोला यहाँ पे खड़ा है ओसामा, ओसामा जानते हो ना, एक टेररिस्ट, और यहाँ पे खड़ा है ओबामा। ये जो हाइट है वो है 1000 मीटर, ये जो हाइट है ग्राउंड से कितनी है 1000 मीटर। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये इससे, मान लो ये टेररिस्ट है, ठीक है, इससे कितनी डिस्टेंस पहले ये बॉम्ब को ड्रॉप करे। जेट प्लेन होते हैं, जेट प्लेन आपको फाइटर जेट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ड्रॉप करते हैं, बॉम्ब ड्रॉप करते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि कितनी डिस्टेंस पहले ये बॉम्ब को ड्रॉप करे such that it will hit this person, ठीक है। ये आपका, अगर ये पर्सन हिट होगा तो ये ताली बजाएगा, खुश होगा। अगर ये गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन तो हो सकता है कि वो इसके ऊपर भी जाके गिर जाए। तो इसी का ध्यान रखना है, आपको कितनी डिस्टेंस पहले इसको ड्रॉप कर देना है बॉम्ब को, भी ये जाके इसको हिट करे। मतलब मान लो कि सर यहाँ पे ड्रॉप करोगे, अब ये बॉडी इसको जाके हिट करेगी, तो आपको क्या निकालना है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन निकालना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने बोला जब बॉम्ब को ड्रॉप करोगे, कोई मुझे बताएगा बॉम्ब को जब मैं ड्रॉप करूंगा तो बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? एनीवन? 400 मीटर पर सेकेंड। जब आप बॉम्ब को ड्रॉप करोगे तो जो आपकी फाइटर जेट की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी बॉम्ब की होगी। ड्रॉपिंग का कंसेप्ट हम शायद पहले बता चुके हैं। तो आपने तो ड्रॉप किया, लेकिन ड्रॉप होने से पहले ये जेट प्लेन के साथ साथ ही मूव कर रहे थे बॉम्ब्स भी, तो उनकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी थी? 400 मीटर पर सेकंड। तो आप बोलोगे सर इनिशियल स्पीड जो होगी वो होगी 400 मीटर पर सेकंड। ये जो हाइट दे रखी है कितनी दे रखी है? 1000 मीटर। तो जब आप यहाँ पे ड्रॉप करोगे तब जाके यहाँ गिरेगा। तो ये रेंज निकालनी है, तो रेंज की वैल्यू कितनी होती है? u अंडर रूट ऑफ 2h/2, and then you will get the value 400 अंडर रूट ऑफ 2 into 1000, g की वैल्यू 10 रख दो, whatever is the value you will get the answer, ठीक है। तो दिस इज दी हॉरिजॉन्टल रेंज। आपको इतनी डिस्टेंस पहले इसको ड्रॉप करना पड़ेगा so that it will hit the right target। तो ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्या है? एप्लीकेशन, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये तो बातें थी आपकी बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने दोनों टाइप का पढ़ लिया, एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जिसको बोलते हैं और एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जिसको बोलते हैं। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाकी कंसेप्ट किए गए हैं। नाउ तो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेटिव मोशन। आज बारिश हो रही है तो आज बारिश वाले क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। रिलेटिव मोशन इन 2D, टू डायमेंशन के रिलेटिव मोशन। देखिए भाई कंसेप्ट आपके वही होंगे। आप अगर किसी ए relative velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B, बेसिक कंसेप्ट मेरा यही होने वाला है जो हमने वन डायमेंशन में पढ़ा था। velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B, ठीक है। इसे क्वेश्चन से करने की कोशिश करेंगे कैसे। क्वेश्चन समझिए, मैंने कहा ये जो A है, ये A body is moving in this direction with 10 meter per second। नीट का आया वो क्वेश्चन है। नीट में इसका एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपका पूरा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। नीट में इसका सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था। इससे साउथ डायरेक्शन में 100 मीटर साउथ
ये दूसरी बॉडी है बी, जो कि इस टाइम पे ये ऊपर की तरफ चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये बताना है कि सर ये दोनों सबसे क्लोजेस्ट कब आएंगे और कितनी डिस्टेंस पर आएंगे। ठीक है, ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। तो जरा सोचो, अगर आप कहीं खड़े हो, अगर आप कहीं पर खड़े हो, एक ट्रेन गुजर के जा रही है, क्या हो रहा है, एक ट्रेन गुजर के जा रही है, ठीक है, तो आपको ट्रेन ऐसे जाती हुई दिखेगी, बट एट द सेम टाइम आप किसी डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपको ट्रेन ऐसे इधर की तरफ जाती हुई चली जाएगी, राइट। आप ऐसे जा रहे हो तो आपको लगेगा ट्रेन इधर की तरफ चली जा रही है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं दिखेगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप भी जाते जा रहे हो। तो मैंने कहा देखो, रिलेटिव मोशन स्टडी करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, किसी एक बॉडी को क्या मान लो, रेस्ट पे मान लो, और सारा मोशन उसी के रिस्पेक्ट में स्टडी करो। मैंने कहा सर यहाँ पे भी किसी एक को रेस्ट पे मान लो, मैंने एक को रेस्ट पे मान लिया, मेरा ये रेफरेंस हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। यहाँ से निकाल लो, आप बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है सर, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस, ऐसे लिख सकता हूं, आपको क्या करना है, b की वेलोसिटी में माइनस va का एडिशन करना है। एक ही बात है, ये और ये एक ही स्टेप है। मतलब मैंने कहा जरा देखो, आपको क्या किया, देखो वेलोसिटी ऑफ b इधर की तरफ है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ a इधर की तरफ है, मैंने कहा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a इधर की तरफ हो जाएगा। ये तो पता है ना वेक्टर्स में, आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a दैट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ b और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a का रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का एडिशन। तो आप बोलोगे सर ये आएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। इसमें कहीं पे किसी को डाउट हो तो पूछ लो, समझो इसको, और डाउट है तो पूछो। क्या ये बात समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कैसे निकलेगा? सर ये माइनस ए क्यों, क्या हुआ बेटा? सर वेलोसिटी ऑफ ए को माइनस में क्यों लिया? बेटा क्योंकि मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था। क्या मैं Yes. इसको माइनस का इधर प्लस ले सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो वही मैंने किया, मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ b में एडिशन कर दो माइनस ऑफ a का, एक ही बात है ना यार। आप बोलोगे 4 माइनस 2 या फिर 4 में माइनस 2 प्लस कर दो, एक ही बात है कि नहीं है? यस सर। तो मैंने भी वही किया, मुझे एडिशन आता है, वेक्टर एडिशन करना आसान लगता है मुझे, मैं तो वेक्टर एडिशन करूंगा। तो मैंने क्या किया, इसको -2 लिख दिया। तो वही मैंने किया, देखो वेलोसिटी ऑफ a इधर की तरफ है, मैंने कहा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a किधर होगा, इधर की तरफ। अब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्या चाहिए मुझे, रिजल्टेंट चाहिए, जो कि ये होगा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a बाय यूजिंग दिस। यस और नो? यस। आपने बोला इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर है ना, मैंने इसको यहाँ बना दिया। इसका मतलब a को क्या लगेगा कि जो b है वो इधर चला जाता है, a को क्या लगेगा, मैं रेस्ट पे हूं, a को b किधर जाता हुआ दिखेगा, इधर। ठीक है, आप बोलोगे ये शॉर्ट डिस्टेंस है जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस पाथ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही तो होगा जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दिस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिस इज द इंस्टेंट जब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया होगा b इसके रिस्पेक्ट में, तब आपको लगेगा ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में जब b पार्टिकल यहां पहुंच गया होगा तब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। अच्छा, मुझे मालूम है कि सर इनका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, a का मैग्नीट्यूड भी 10 मीटर पर सेकंड है और b का भी मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये जो एंगल होगा वो भी दोनों का इक्वल होगा, ये और ये एंगल, यानी ये एंगल आएगा 45 डिग्री। किसी को अगर निकालने में दिक्कत है तो आप बोलोगे सर tan थीटा निकाल लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैग्नीट्यूड इसका कितना है 10 और इसका भी कितना है 10, दैट इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो सर ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री।
अब क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कोई दिक्कत आ रही है क्या, स्क्रीन दिख रही है, हाँ दिख रही है, सबको क्लियर दिख रही है। अगर आपको नहीं दिख रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके एंड पे इशू है इस वक्त, ठीक है, तो प्लीज क्रॉस चेक। तो मैंने कहा जरा देखो, ये डिस्टेंस 100 मीटर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये 100 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 100 cos 45 और ये हो जाएगी 100 sin 45। इसमें किसी को दिक्कत, ये डिस्टेंस हो जाएगी 100 sin 45 और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी 100 cos 45। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, या फिर ये देखो हाइपोटेन्यूज जिस साइड के साथ एंगल थीटा बनाता है वो साइड हो जाती है हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा और दूसरी वाली साइड हो जाती है हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा। ठीक है, वैल्यू रखोगे तो ये डी की वैल्यू जो निकल के आएगी 100 sin 45 कितना होता है 1/√2। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आ गई आ गई 50√2। तो जो डी की वैल्यू आई है वो 50√2 मीटर आई है। सर ये वाली भी डिस्टेंस आप देखोगे तो 50√2 मीटर ही आएगी क्योंकि 45 में cos और sin एक ही बराबर होते हैं। तो कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज इक्वल टू 50√2 मीटर। नाउ अगर मुझसे पूछे कितने टाइम बाद ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर आएगा, तो आप बोलोगे सर मुझे यही तो पता करना है कि सर ये वाला बी इधर कब पहुंचेगा, कितने टाइम बाद। मैंने कहा ए के रिस्पेक्ट में ये बी इधर जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आप बोलोगे कि सर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल में उसे टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलोगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव टाइम, सब कुछ रिलेटिव होगा। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो आपको पता है सर ये मैग्नीट्यूड 10 है, ये मैग्नीट्यूड 10 है, तो ये कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 10√2। भाई साहब रिजल्टेंट निकालना सिखा रहा हूँ, ऑलरेडी सीखा हुआ है। ये दो 90 डिग्री पर है वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों का जब रिजल्टेंट लोगे तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो आपको मालूम है ये वेलोसिटी जो है बी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10√2 मीटर पर सेकेंड है। आपको टाइम कितना लगेगा, सर ये डिस्टेंस अपॉन इसी डायरेक्शन की स्पीड, तो आप बोलेंगे सर 10√2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी डिस्टेंस कितनी है 50√2 मीटर अपॉन टाइम स्पीड कितनी है 10√2, कितना लगेगा 5 सेकेंड। इज इट क्लियर। ये नीट में आया वो क्वेश्चन है, नीट 2015 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक पार्ट पूछा गया था उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी गई थी, मैंने उसमें ये भी पूछ लिया कितने टाइम बाद आएगा। कोई डाउट है इस पूरे क्वेश्चन में, पूछ लो, एनी डाउट्स। सर इसमें तो शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए तो हमने वो 90 क्यों लिया, फिर जो डिस्टेंस है। आप बताओ ये कौन से पॉइंट पर पहुंच जाए तो आपके हिसाब से ए के क्लोजेस्ट होगा, बताओ आपके हिसाब से कौन। शिव भारद्वाज स्क्रीन इज वेरी क्लियर, अगर क्लियर नहीं है तो इसका मतलब आपके एंड पे दिक्कत है, मेरे एंड से अभी क्लियर आ रही है, बाकी बच्चों को भी क्लियर है, डोंट वरी, मुझे पता चल जाता है जब एंड क्लियर होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस सर। शिव प्लीज रिकनेक्ट या फिर थोड़ा अपना नेटवर्क चेक करें प्लीज। हाँ जी ठीक है, कभी कभी आपके एंड पे दिक्कत आने लगती है तो उसको जस्ट एक रिकनेक्ट कर लिया करो, दोबारा से कनेक्ट कर लिया करो, कभी कभी ऐसा दिक्कत आती है, या फिर अपना नेटवर्क थोड़ा सा चेक कर लिया करो प्लीज। हाँ हाँ, कौन पूछा था क्वेश्चन जरा बताना, सॉरी हाँ बीच में इंटरप्ट हो गए। शुभम। हाँ शुभम, शुभम हाँ सर। आज लगेगा। हाँ भाई साहब ये रहा सर। चलो मैं ये इरेज कर दूं, फिर फिगर बना के तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि अभी ये इसमें मैं पूछूंगा तो शायद फ्री हो जाए। इसमें किसी को और डाउट है क्या, अदर डाउट इसके अलावा नहीं है? स्क्रीनशॉट लो, मैं इसका डाउट क्लियर करता हूँ। देखो ये देखो, ये ए यहाँ पर है, ये इसके हिसाब से ये बी ऐसा चला जा रहा है। मुझे ये बताओ कि कौन से पॉइंट पर बी पहुंच जाए तो आपके हिसाब से ए के क्लोजेस्ट होगा, बस इतना बता दो मुझे।
तो हम सर वही तो समझ में नहीं आ रहा। दिमाग लगाओ, तुम्हें क्या लग सकता है, किस पॉइंट को आपको लगता है कि सर सबसे पास होगा? सर पता नहीं कैसे निकालेंगे। ऐसे ही निकालेंगे बेटा, 90 ये पे ही लग परपेंडिकुलर रहा है। 90 पे लग रहा है ना, तो 90 पे ही हो गई ना, क्योंकि आपको पता है इस पॉइंट से किसी भी लाइन पे अगर ड्रॉ करना, देखो ये एक लाइन है, इस सबसे क्लोजेस्ट कौन सा होगा? ये स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट से अगर आपको सबसे शॉर्टेस्ट लाइन खींचनी है तो कौन सी खींचते हो? परपेंडिकुलर खींचोगे? आप बोलते नहीं सर मैं तो ये लाइन खींचूंगा, आप बताओ, कोई सी भी 90 लाइन आप खींच लो, क्या ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से बड़ी होगी है? तो हम सर बड़ी है परपेंडिकुलर से तो। सबसे छोटी यही दिख रही है आपको? हाँ यही है। तो कभी भी एक लाइन से किसी पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना हो तो आप बोलोगे सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन चले जाओ, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द लाइन। ठीक है बेटा? तो फिर सर जो स्ट्रेट लाइन थी वो हम ए से भी तो खींच सकते थे। क्या क्या बोले? स्ट्रेट लाइन के स्ट्रेट लाइन तो हम ए से भी खींच सकते थे। मतलब कैसे बोल रहे हो? ऐसे? समझ में आ गया सर, आ गया। अरे यही ए पॉइंट की तो है बेटा, ए से ऐसे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका तो यही है ना, और कहाँ ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर? आ गया सर अब समझ में। क्लियर है? चलो, तो ये तो एक बेसिक प्रॉब्लम थी 2D रिलेटिव मोशन की, ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए इनका कोई अलग से मेथड नहीं होता, यही तरीके होते हैं। इसी में स्पेशल एप्लीकेशन प्रॉब्लम होती है, जो एक टाइप की प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं रेनमैन प्रॉब्लम, है ना? जैसे सुपरमैन, बैटमैन, ऐसे ही होता है रेनमैन। जब आप चलते हो, बारिश हो रही होती है तो आप छाता पकड़ते हो, है ना? छाता किस डायरेक्शन में पकड़ते हो, कोई बताएगा? छाता को आप किस डायरेक्शन में पकड़ते हो? अम्ब्रेला को आप किस डायरेक्शन में पकड़ते हो? सर वाई में। थोड़ा सा सर उसको टिल्टेड करके पकड़ते हैं। यस सर। नहीं, नॉट नेसेसरी, सर नॉट नेसेसरी। आगे की तरफ करके। डिपेंड करेगा, हाँ ये मैं कह रहा हूँ, डिपेंड करेगा कि बारिश किधर हो रही है। कभी कभी आपको बारिश पीछे से आती हुई फील होती है तो आप पीछे की तरफ हल्का होल्ड करोगे, कभी कभी आपको इधर से आती हुई बारिश फील होती है तो आप हल्का सा इधर की टिल्ट करोगे, कभी कभी एग्जैक्टली बारिश ऊपर से आती हुई फील करेगी तो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऊपर की तरफ पकड़ोगे। इट डिपेंड्स बारिश किधर से आ रही है। बारिश हमेशा ऊपर से नहीं आती सर, हवा के साथ कभी कभी साइड से आती है, कभी फ्रंट से लगेगी, कभी बैक से लगेगी, कभी साइड से आ रही होगी, राइट? तो जिस डायरेक्शन में बारिश हो रही होगी उसी डायरेक्शन में तो आप, मुझे जिस डायरेक्शन में बारिश मिलेगी उसी डायरेक्शन में तो मैं अम्ब्रेला करूंगा। ऐसा तो नहीं बारिश इधर से आ रही है मैं ऊपर पकड़ के छाता खड़ा हूँ, क्या मैं बच पाऊंगा? हाँ या ना बोला करो यार। नो सर। नो सर। Okay, so Rayman problem is basically to find the direction, जिस डायरेक्शन में मुझे अपने अम्ब्रेला को टिल्ट करना है। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर सपोज दैट उसको कैसे, तो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है? इन शॉर्ट आपको फाइंड आउट करना था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आती हुई दिखेगी उसी डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला करना है। ठीक है, तो मैंने कहा मान लो कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, बस एग्जांपल से ही सीखना है सबको, इसमें कोई वो नहीं है, थ्योरी नहीं है। आपने बोला मान लो रेन वर्टिकल गिर रही थी, रेन कैसी गिर रही थी? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मैंने कहा ये जो मैन है वो इधर जा रहा था vm स्पीड से, तो वो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करेगा? मैंने कहा सर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आती हुई दिखेगी उसी डायरेक्शन में तो ये होल्ड करेगा, करेक्ट? तो यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी, मतलब मैन को रेस्ट पे मान लो, मैन को रेस्ट पे मान लिया। इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको ऐसे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन, जैसे हमने पहली बार किया था सेम वैसे ही कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था एग्जैक्टली वैसे किया। तो बेसिकली अलग से बना लो, मैं क्या करूँ, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर की तरफ है,
बट मुझे चाहिए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बेसिकली इसका और इसका रिजल्टेंट जो है, देखो वी आर का और माइनस ऑफ वी एम का जो रिजल्टेंट है वही तो मुझे चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट। So this is your velocity of rain with respect to man. तो आप बोलोगे इस डायरेक्शन में, राइट? आप बोलते हो आप जो अम्ब्रेला लगाओगे वो इस डायरेक्शन में, ऐसे अम्ब्रेला को आप ये इस डायरेक्शन में टिल्ट करके चलोगे। इज इट क्लियर? आप बोलोगे वर्टिकल से कितना एंगल बना रहे हो? आप बोलोगे जितना एंगल ये बन रहा होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा निकालूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है? ये vm के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना? ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस ही हो जाएगा। तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ बेस, स्पीड ऑफ रेन। मैग्नीट्यूड वाइज निकालना है मुझे, साइन से मुझे मतलब नहीं था क्योंकि मुझे पता है थीटा नेगेटिव आ रहा है नीचे की तरफ। तो आप बोलोगे सर ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर, और वो थीटा ऐसे निकाला जाता है कि सच दैट tan थीटा विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ रेन। दैट्स इट। तो बेसिकली ये वेक्टर सॉल्व करवा रहे हो? हाँ सर मैं तो वेक्टर सॉल्व करवा रहा हूँ। लोग बोलेंगे सर नई प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर्स है ये। जिसको वेक्टर्स आता होगा उसके लिए कुछ भी नहीं है, और जिसको वेक्टर्स नहीं समझ में आ रहा होगा उसको लग रहा होगा पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। समझ में आ रही है बात? एनीवन? अरे किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं है तो बोलो भाई साहब। नो सर। बोलो जरूर इसमें। नो सर। कर पाएंगे? यस सर। स्टेप फॉलो कीजिए बस। बेसिकली अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट आ गया, मैंने कहा एक और देखते हैं, एक और टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें। रिवर बोट प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बस आप ये मान के चलो मैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ, एग्जांपल की तरह देखो करते चले जाते हैं। जरा देखो काम करता हूँ, थोड़ी सी बढ़ लेता हूँ ताकि थोड़ा शायद रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट बोल दो या स्विमर बोल दो, एक ही बात है। चलिए मैंने कहा मान लो ये एक रिवर है, इस डायरेक्शन में ये रिवर फ्लो हो रही है, ये रिवर की विड्थ है। मैं यहां पर एक बैंक पे था, मुझे तैर के इधर कहीं पहुंचना है ऑपोजिट एंड पे, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि किस डायरेक्शन में चालू करूं, किस डायरेक्शन में मैं पहुंचूंगा, कहां पहुंचूंगा, ये सब मुझे बताना है। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने बोल दिया v। वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर की तरफ है, जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया v, ठीक है? अच्छा अब इसमें ध्यान रखना, मेरा एक स्टेटमेंट सुनना। A man can swim in still water with 5 मीटर पर सेकेंड। ये मैन की रिलेटिव वेलोसिटी है या एब्सोल्यूट वेलोसिटी है? कोई बताएगा? सर रिलेटिव टू वाटर है या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो एब्सोल्यूट है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट नहीं है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट हो गई, ठीक है, तो गड़बड़ हो गई। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, वाटर के रिस्पेक्ट में है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी है। होगा क्या जरा देखो, सोचो। मैंने बोला कि सर मैं इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड वाटर के रिस्पेक्ट में तैर रहा हूं। अगर ये पानी तैर नहीं होता, फ्लो नहीं हो रहा था, तो आप कितनी स्पीड से जाते? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बट अगर वाटर भी इसी डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदे को क्या दिखेगी? आपकी वेलोसिटी 5 दिखेगी कि 5 + 2 दिखेगी? क्या दिखेगी?
7 5 + 2 5 + 2 5 प्लस 7 मीटर पर सेकंड लिखेंगे 5 और + जो 2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिखता है उसी को हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो दिखेगा वो एब्सोल्यूट होगा। तो दिस इज नॉट योर एब्सोल्यूट, दिस इज बेसिकली जब भी हम लिख रहे हैं ये है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मैंने कहा चलो वाटर इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से फ्लो हो रहा है और यहाँ पे एक बोट को मैंने सिर्फ छोड़ दिया, बस सिर्फ छोड़ रखा है। इस बोट पे कोई बंदा बैठा हुआ है तो बताओ उसको स्पीड कितनी दिख रही होगी? 5 मीटर पर 7 दिख रही होगी 2 5 2 आंसर इज 5। अरे 2 कैसे दिख जाएगी यार, कैसी बातें कर देते हो आप। बोले क्योंकि ये पानी में, बोट पानी में है तो पानी की वेलोसिटी से तो बोट भी चली जा रही होगी, पानी के साथ साथ बोट भी जा रही होगी पानी की वेलोसिटी से, तो ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहा होगा, केवल इसको एग्जैक्टली 5 मीटर पर सेकंड ही दिख रहा होगा। तो जब आप पानी में खड़े हो तब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दिखेगी, अगर ग्राउंड पे खड़े हो तो उसकी वेलोसिटी कुछ और दिख रही है। तो ये जो वेलोसिटी दी जाती है ध्यान रखना ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। बस ये चीज आपको लिखना, अपनी कॉपी में लिख लेना। जब भी ऐसा लिखा जाता है कि अ मैन कैन स्विम विद दिस स्पीड इन स्टिल वाटर, इट मींस दैट इज द स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। ठीक है, तो आप बोलोगे दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, जो कि आपको गिवन होती है। एग्री? आपने बोला कि अगर आपको ऑपोजिट एंड चलना तो देखो आप इस डायरेक्शन में स्टार्ट करोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर किधर स्टार्ट करोगे? इधर की तरफ। तब आप बोलोगे कि सर रिवर आपको इधर की तरफ खींच के लेके जाएगी, तब आप रिजल्टेंट कहीं आपका वेलोसिटी का यहाँ कहीं आएगा, आप पहुंचोगे यहाँ। जब आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हो तब आप यहाँ पहुंच रहे हो, समझना इस बात को। ठीक है, तो आप बोलोगे ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन। मैं कहा मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन एब्सोल्यूट। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो एब्सोल्यूट। देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप यहाँ से स्टार्ट किए और आप पहुंचे यहाँ, ठीक है, तो आपको तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए ना। ग्राउंड में आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा? आप इधर जा रहे हो, अभी तो यहाँ पहुंचोगे तो आपको क्या चाहिए? एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए। तो दैट इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इस फिगर को अब मैं इंप्रूव करके बना लेता हूँ, तो मैन जो है वो अगर कोशिश करता है कि मैं एग्जैक्ट ऑपोजिट एंड पे पहुंचूं, ठीक है, अगर वो एग्जैक्ट ऑपोजिट एंड पे पहुंचने के लिए ऐसा चालू करेगा तो ऑब्वियसली ये रिवर की वजह से ये कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। तो मैन हमेशा कोशिश ये करता है कि वो इधर की तरफ स्टार्ट करे। ठीक है, मैंने इसका मैग्नीट्यूड को मान लिया u, जैसे वेलोसिटी ऑफ रिवर के मैग्नीट्यूड को मैंने क्या माना v, ऐसे इसको मान लिया u। आप बोलते हो मान लो ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन से कितना एंगल है? ये थीटा। ये इस वाली लाइन को y बोलोगे और इस वाली लाइन को x बोलोगे। तो ध्यान रखना वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहा है, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, विद एंगल थीटा। ठीक है सर, मैंने कहा इसके दो कंपोनेंट ले लो, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। ये होगा u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा। और ये क्या है? v है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में ना, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? v, तो ये इधर हो गया। तो आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ मैन कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। हाँ सर, अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब ये, इसको कैसे लिख सकते हो? देखो u का एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में, उसको लिखोगे u cos थीटा इंटू j कैप, u cos थीटा इंटू j कैप। हाँ सर, u sin थीटा, ये देखो ये वाला कंपोनेंट क्या है? u sin थीटा माइनस में माइनस आई कैप है। ये देखो x डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होती है तो ये किधर होगी? नेगेटिव, तो आप क्या लिखोगे? माइनस u sin थीटा आई कैप। क्या ये बात समझ में आया? मैंने इसको कैसे लिखा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर को दो पार्ट में ब्रेक करके लिखा है। ये j कैप हो गया, ये माइनस आई कैप में ये वाला कंपोनेंट हो गया। ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर किधर है? इधर की तरफ, आई कैप की डायरेक्शन में। आप लिखोगे v आई कैप, आई कैप को साथ में जोड़ दो, j कैप को अलग रख दो, तो ये आगे देखो वेलोसिटी ऑफ मैन
एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी आ रही, आप बोलोगे v माइनस u sin थीटा i कैप प्लस u cos थीटा j कैप। क्लियर है? अच्छा, मैंने कहा आप बताओ टाइम कितना लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट करोगे तो ये बॉडी ऐसे कहीं जाएगी। अभी आपको दिखाएगा ये पैरेललोग्राम बना के दिखाएगा, तो रिजल्टेंट जो है वो इधर कहीं दिखेगा ऐसे इस डायरेक्शन में, ये आएगा आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन। फिगर तो थोड़ा क्लियर बना दो यार, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और दोबारा से क्लियर बना दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये है वाई डायरेक्शन, ठीक है, ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मेक एन एंगल थीटा। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर जिसका मैग्नीट्यूड है v। आप बोलोगे आपका जो दोनों का रिजल्टेंट बनेगा वही आएगा, मतलब आपकी जो वेलोसिटी ऑफ मैन आएगी वही आएगी, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट आएगा u sin थीटा, ऐसे ये वाला कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है u है। तो आप तो ऐसे चलोगे तो यहाँ कहीं पहुंचोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आप ये वेलोसिटी ऑफ मैन से जा रहे हो तो आप कहाँ पहुंचोगे यहाँ, तो आप बोलोगे ये जितना शिफ्ट हो गया इधर की तरफ इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट से तो ये डिस्टेंस होती, बट आप ऑपोजिट पॉइंट से थोड़ा डिस्टेंस पे शिफ्ट हुए उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। अच्छा, पहले तो टाइम निकालो कितने टाइम में पहुंचे। मैंने कहा टाइम कौन डिसाइड करेगा, अगर हम ऑपोजिट एंड पे पहुंच गए तो आप बोलोगे बस टाइम खत्म, स्टार्ट किया और ऑपोजिट एंड पे पहुंच गए तो टाइम खत्म। तो आप बोलोगे सर बेसिकली आपने किस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना करना है आपको d, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है ये u cos थीटा। तो टाइम कैसे डिसाइड करोगे, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है d, जब आप यहाँ पहुंच गए हो तो आपकी जर्नी खत्म होगी ना, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है d और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा। ये तो हो गया टाइम, इतने टाइम में आप पहुंचोगे दैट इज इक्वल टू d बाय u cos थीटा। मैंने कहा ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट क्या है, तो ड्रिफ्ट है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, तो जितने टाइम तक आप ट्रेवल कर रहे थे उतने टाइम तक आप हॉरिजॉन्टल या x डायरेक्शन में कितना स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे, इस स्पीड से। ये x डायरेक्शन की स्पीड का कंपोनेंट समझ आना चाहिए ये बात। तो आप बोलोगे ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन की स्पीड इनटू टाइम, तो आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू v माइनस u sin थीटा इनटू टाइम कितना हो गया d बाय u cos थीटा। ये दो चीजें समझ में आनी चाहिए, दिस इज योर टाइम एंड दिस इज योर ड्रिफ्ट। अब दो स्पेशल केस बनेंगे, यहाँ पे कोई डाउट हो किसी भी स्टेप में तो पूछो जल्दी से, मैं इन स्टेप को रेज करूंगा। सर ये ड्रिफ्ट परपेंडिकुलर से लेके जहाँ तक हम पहुंचे उसका डिस्टेंस है, ड्रिफ्ट है x डायरेक्शन में डिस्टेंस, x डायरेक्शन में। तो यहाँ से कितना शिफ्ट हो गया, यहाँ पहुंच गया ना, तो यहाँ से पहुंचे थे तो ये वाला पॉइंट सेम पॉइंट लेवल पे होंगे, यहाँ से कितना x डायरेक्शन में मोशन हो गया उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ओके ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब दो इसके स्पेशल केस बनते हैं, वो स्पेशल केस क्या है देखते हैं। फिर से देखो, आप चले इस डायरेक्शन में थे बट एक्चुअली इस डायरेक्शन में जाओगे और आप यहाँ कहीं पहुंच जाओगे, ये डिस्टेंस है वो ड्रिफ्ट कहलाएगी। सर लाइट्स ब्लिंक कर रहे हैं। हाँ बेटा, पावर कट हो रहा है, थोड़ा बहुत विजिबल है। यस सर। यस सर। थोड़ी देर मैनेज करो, पावर का कुछ इश्यू हो रहा है, अभी तक तो इन्वर्टर चल रहा था, आई गेस पावर बहुत लो वोल्टेज का सर इट्स विजिबल। चलिए ठीक है, आप चलने की कोशिश यहाँ कर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में थी, बट एक्चुअली आप चलना स्टार्ट करोगे वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ आई थी, चल के आप यहाँ पहुंचोगे, ये डिस्टेंस आपकी डी है, ये एंगल आपका थीटा है,
ठीक है, ये फिगर एकदम क्लियर। अब पहला केस, शॉर्टेस्ट टाइम में अगर आपको पहुंचना है तो आप चाहते हो कि मैं शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचू। शॉर्टेस्ट टाइम मतलब टी की वैल्यू कैसे हो जाए, मिनिमम हो जाए। टी की वैल्यू कैसे हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो टी मिनिमम हो जाए, देखो डी तो ड्रिफ्ट है, वो सॉरी वेट है रिवर की, ये तो चेंज नहीं हो सकती है ना, ये तो चेंज नहीं कर सकते। यू मैन जिस स्पीड से ट्रैवल कर सकता है वाटर में, ये भी मेरी कैपेबिलिटी है, ये तो मेरी स्पीड है, तो ये स्पीड चेंज नहीं कर सकता मैं। मतलब बेसिकली कॉस थीटा चेंज कर सकता हूँ, एंगल ऑफ मोशन चेंज कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे टी को मिनिमम करना है, मतलब ये चीज मैक्सिमम हो जाए, और कॉस थीटा मैक्सिमम कितनी होती है बेटा, आप बोलोगे 1। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आप बोलो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 होनी चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। व्हाट डज इट मीन, इट मींस आप एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करो। समझ में आ रहे हैं, आप पहुंचोगे कहीं और, बट इस केस में आप सबसे फास्ट पहुंचोगे, और शॉर्टेस्ट टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी बाई यू। कॉस थीटा की वैल्यू तो 1 हो गई, तो दैट इज योर शॉर्टेस्ट टाइम। तो पहला केस जो जनरली पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम। इस केस में आपकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं होगी। सेकंड केस, आप से आते हो शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कब होगा, जब आप एग्जैक्टली यहां पहुंच जाओ। आप कोई भी डिस्प्लेस इधर से देखोगे, देखो ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ, हमेशा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यहां से सीधा सीधा चले जाओ, यही शॉर्टेस्ट पाथ है ना। बट एक्चुअल में आप पहुंच यहां कहीं रहे हो, मतलब आप पाथ ज्यादा ट्रेवल कर रहे हो। अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है, इसका मतलब आप एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंच जाओ। इसी को आप बोलते हैं ऑपोजिट पॉइंट पहुंचना भी बोलते हैं। मैंने कहा ऑपोजिट पॉइंट पहुंचना है, इसका मतलब क्या, जीरो, ड्रिफ्ट 0 कर दो। ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है सर, ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 कर दो। मैंने कहा ड्रिफ्ट 0 कैसे हो सकती है, जरा देखो। ऑपोजिट पॉइंट पहुंचने के लिए आपको ड्रिफ्ट 0 कर देना है। ड्रिफ्ट 0 देखो, ये डी 0 नहीं हो सकता, ये यू 0 नहीं हो सकता, ये कॉस थीटा इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी 0 कर दो, v माइनस यू साइन थीटा। तो आप बोलोगे v माइनस यू साइन थीटा 0 कर दो, तो देखो भाई साहब साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी v बाई यू। मतलब एक ऐसे एंगल पे ट्रैवल करना है, इस लाइन से ऐसे एंगल पे ट्रैवल करना है सच दैट साइन थीटा की वैल्यू कितनी आए, v बाई यू आए। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आए, v बाई यू आए। अब जरा देखो ये v क्या है, ये है स्पीड ऑफ रिवर। ये क्या है सर, ये u है स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मैंने कहा सर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कोई बताया कितनी होती है, आप बोलिए 1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, राइट। आप बोलोगे साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। मैंने कहा दिस इज ओनली पॉसिबल जब आप बोलोगे साइन थीटा मतलब क्या हो गया, v बाई यू, मतलब v बाई यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। इट मींस v बाई यू, v शुड बी लेस देन u। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी रिवर की स्पीड मैन की जो स्विमिंग स्पीड है, मैन जिस स्पीड से स्विम कर सकता है उस स्पीड से कम है, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ पे पहुंच भी सकते एग्जैक्टली ऑपोजिट। अगर कहीं रिवर की, इफ रिवर की स्पीड यू से बड़ी हो गई, समझ रहे हो, अगर रिवर की स्पीड मैन की स्विमिंग स्पीड से बड़ी हो गई, तो आप कभी भी एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो आप बोलोगे यू कैन नॉट रीच एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट। ऑपोजिट पॉइंट का मतलब है कि एग्जैक्टली यहां नहीं पहुंच सकते, आप यहां पहुंच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि अगर v की वैल्यू बड़ी हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल, साइन थीटा की वैल्यू v बाई यू, v बड़ा हो गया तो साइन थीटा 1 से बड़ा हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो वो केस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट कब पहुंच सकते हो, ओनली व्हेन जब रिवर की वेलोसिटी या रिवर की स्पीड आपकी स्विमिंग स्पीड से कैसी होगी, कम होगी। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत।
हाँ भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अरे यार कुछ तो बोला करो यार, तुम लोग बोलते भी तो नहीं हो। क्लियर है सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। अब आपको क्वेश्चन क्या है, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज ही अलग अलग रखनी है ना। आपको हमेशा एक केस दिया जाता है, वो केस बता दो जब वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच रहा हो, तो उसके लिए टी की कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन बाय थीटा। ये थीटा देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से होता है, मोशन के जो रिवर है, रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा लिया जा रहा है। इस चीज को बहुत से ध्यान है, इसलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा केस होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये होगी रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। अब आपको इसकी एक दो प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, बस उनको सॉल्व कर लेना है, दैट इज योर प्रैक्टिस। ये भी एक प्रॉब्लम ही है बेसिकली, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। ये तो बस आपको देखो सॉल्व कराता जा रहा हूँ, एक फॉर्मूले बनाता जा रहा हूँ। ये फॉर्मूले कोई ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है, ये तो बस बनाता जा रहा हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए रहने इसका स्क्रीनशॉट लेना प्लीज। सर हाँ जी बेटा। सर वो अगर साइन थीटा 1 है तो फिर तो थीटा को 90 होना पड़ेगा, तो मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है बिल्कुल उसके ऑपोजिट में होगी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा, पर फिर तो है ना। सर हम क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे रिवर को, क्योंकि सामने की डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बिल्कुल 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 आप बोल सकते हो, आप उस केस में लेते हो। तो आप ये भी तो सोचो कि आप एग्जैक्टली इसके पैरेलल कैसे मूव कराओगे। आप बैंक पे खड़े हो ना, कहाँ खड़े हो आप, बैंक पे। बैंक पे यस अगर सर। आप रिवर की डायरेक्शन में कूद भी जाओगे तो आप बैंक में ही गिर जाओगे ना। आप कुछ ना कुछ बहुत छोटे से एंगल पे तो आपको रिवर में कूदने के लिए कुछ ना कुछ एंगल मेंटेन करना पड़ेगा ना। हाँ ये भी है। आप सोचो कैसे पॉसिबल है, मैं यहाँ बैंक पे खड़ा हूँ, मैं एग्जैक्टली इस एंगल पे कूद जाऊं, मैं रिवर में गिरूंगा कि जमीन पे गिर पड़ूंगा। जमीन पे ही। जीरो से थोड़ा सा एंगल तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो मैं बहुत पानी में जाऊंगा। तो यस दैट इज सर। नेवर पॉसिबल। वो तो आप बोलते हो कि आप 90 डिग्री पे कभी कूद ही नहीं पाओगे ना। ठीक है, आप ओके सर। चाहो तो इसको ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप बोलोगे कि सर हमेशा वैल्यू नीचे रखनी है आपको, 1 से 1 के बराबर भी नहीं रखनी, तो फिर रख ही नहीं पाओगे आप। वो तो आप फिजिकली भी आप कोशिश करोगे, ठीक है, तो आप रख नहीं पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आप बैंक पे गिर जाओगे, आपको पानी में गिरना है तो कुछ ना कुछ एंगल 0.00001 तो रखना ही पड़ेगा ना। और अगर आपने उतना एंगल रख लिया तो आप पहुंच जाओगे, पहुंच सकते हो। ठीक है, ओके सर। चलिए। और इनफैक्ट दूसरा देखो, मैंने कहा मान लो कि आप एग्जैक्टली वेलोसिटी ऑफ रिवर रखते हो। अच्छा, ये पॉसिबल कब होगा, 1 की वैल्यू कब पॉसिबल होगी, जब दोनों बराबर हो जाएंगे। स्विमिंग वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, इसका मतलब आप जब तैर रहे होगे तो आप कहीं जाओगे नहीं, बस वहीं पे रुके रहोगे, आप तो बस हाथ पे चलाते रहोगे, यस सर। है ना। इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम पे जाके आप ऑपोजिट एंड पहुंच जाओगे, एग्जैक्टली पहुंचोगे आप इनफाइनाइट टाइम बाद, क्योंकि आप कभी वहां से हिल नहीं पाओगे। तो आप अभी आप अपनी शिफ्ट भी तो नहीं कर रहे हो, तो आप बोलोगे हाँ सर आप लगे रहो इनफाइनाइट टाइम तक आप पहुंच जाओगे। तो वो केस तो है, मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। आप बोलोगे इनफाइनाइट टाइम लगेगा, जब तक आप ऑपोजिट बैंक पे नहीं पहुंच जाओगे तब तक आपकी जर्नी खत्म नहीं होगी। ऑपोजिट बैंक पे आप पहुंचोगे कब, इनफाइनाइट टाइम बाद। तब मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट करोगे। देखो कैसे, cos 90 sin 90 पे 1 होगा, cos 90 देखो रख के देखो इसमें कितना हो जाएगा, cos 90 0, तो टाइम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल, मैथमेटिकली हम बात कर रहे हैं, क्लियर है। यस सर। तो मैथमेटिकली इट इज नॉट इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकली मैथमेटिकली इट इज स्टिल पॉसिबल। आप इनफाइनाइट टाइम तक तो करो। सर वो इनफाइनाइट नहीं सर, वो अनडिफाइंड होगा ना, तो हो सकता है हम जल्दी भी पहुंच जाए। नहीं समझा मैं, क्या बोला सर। सर 0 से डिवाइड किया तो सर वो अनडिफाइंड हुआ ना। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, बीच में स्किप करे, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। सर मैं लिख के भेज दूंगा सर आपको। सर मैं कह रहा हूँ मतलब सर, आप पता नहीं कह रहे हो कि वो पहुंच सकता है, नहीं वो पहुंचे। अगर आपकी दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, रिवर की और आपकी स्विमिंग वेलोसिटी, और एक दूसरे के ऑपोजिट है, आप अपनी जगह पे सिर्फ हाथ पैर मारते रहोगे, आप कभी नहीं हिल सकते अपनी जगह से, तो कैसे पहुंच जाओगे ऑपोजिट एंड। ठीक है, और मैं अगर आप एग्जैक्टली आपने बोला कि सर मैं इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर सकता हूँ,
रिवर इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, हाथ पैर मारते रहो, आपकी वेलोसिटी तो जीरो रहेगी हमेशा, आप वहीं पे हाथ पैर मारते रहोगे, you will not be able to travel anywhere, or in short you can say that you will reach the opposite point after infinite time, that is mathematically possible. ठीक है, देख लेना आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी बात मेरे पास क्लियर नहीं पहुंच पा रही, चलिए ठीक है, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं। तो ये थी बात रिलेटिव मोशन की कुछ प्रॉब्लम्स। देखिए रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट वही था जो आपने क्या पढ़ा था 1D में, तरीका भी वही, किसी एक को रेस्ट पे मान लो और बाकी प्रॉब्लम उसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो जितने बार भी प्रॉब्लम आए आप एग्जैक्टली वैसे करते हैं। चलिए, तो ये तो थी रिलेटिव मोशन। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बेसिकली सर्कुलर मोशन। 2D मोशन की एक ही एप्लीकेशन रह गई है, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए। ओ 5 मिनट्स, एक काम करो 5 मिनट में कोई डाउट पूछना तो पूछ लो। एनी डाउट्स, किसी भी तरीके का डाउट हो कोई भी? सर मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? मिनिमम ड्रिफ्ट मिनिमम, अच्छा ड्रिफ्ट मिनिमम इज 0। ड्रिफ्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आप एग्जैक्टली जब ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंच रहे होगे तो ड्रिफ्ट मिनिमम हो गई, दैट इज 0। मतलब आपकी ड्रिफ्ट हुई नहीं, वो कब होगी? जब आप एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंच गए, वही तो मिनिमम ही तो ड्रिफ्ट है बेटा। इससे कम हो सकती है क्या ड्रिफ्ट? एनीवन? अरे कोई बोलेगा कौन था, किसका डाउट था, कहां चला गया ये? नो सर। क्लियर है ना ये बात? यस सर। इससे कम नहीं हो सकती ड्रिफ्ट मिनिमम हो गई। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? पेपर में जो भी क्वेश्चन सामने पड़ा हो, आपको लग रहा है कि पेपर क्वेश्चन कोई डाउट था या जो भी किसी भी टाइप का, 2 मिनट में आपको नया टॉपिक क्या स्टार्ट करें, ठीक है? तो आप डाउट पूछ सकते हो नहीं, अगर कोई डाउट है। चलो एक काम करो ना, अभी स्कोर भी बताना। हाँ जल्दी से, क्विकली, मेरे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से स्कोर बता दो अपने फिजिक्स और टोटल, सब लोग इंडिविजुअली। मैं स्कोर पूछना तो भूल ही गया आज। सर हाँ जी। जब हम किसी हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट को साथ में ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो सेम टाइम में ग्राउंड को टच करते हैं, बट तब उसके लिए कंडीशन होती है ना कि मतलब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होनी चाहिए। हम तो एयर से नेग्लिजिबल ही पढ़ रहे हैं। यस सर, लेकिन जैसे कभी एमसीक्यूज वगैरह में ये कंडीशन दी ना हो, मतलब मेंशन ना हो, तो क्या करना चाहिए हमें? अगर उसको एयर फ्रिक्शन इंक्लूड कराना होगा तो आपको वहां पे वो लिख के देगा कि एयर फ्रिक्शन को आपको निगलेक्ट नहीं करना है। ओके सर। क्योंकि आपके लेवल पे जो प्रॉब्लम्स बनाई जा रही हैं वो एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करके ही बनाई जा रही है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही वही चल रही है, ठीक है? तो आपको अगर वो एयर फ्रिक्शन के बारे में कभी बात करनी होगी तो वो स्टेटमेंट को क्लियर करेगा, नहीं तो आप मान के चलो कि आपको निगलेक्ट करना है। ओके सर। ठीक है, चलो एनीथिंग एल्स? सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। सर वो मतलब क्वेश्चन है पूरा। हाँ तो बोलना है क्या, शेयर कर दे। काहे का क्वेश्चन था, कहाँ का क्वेश्चन था? तो सर कैमरे से कर देता हूँ सर। मैं मतलब बुक के अंदर क्वेश्चन था वो। बुक के अंदर था तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर। बुक के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज़ दीस क्वेश्चंस आर नॉट अवेलेबल टू अदर पीपल एज वेल, ठीक है? डीपीपी क्वेश्चन पेपर, अपना स्टडी मटेरियल, इस टाइप के क्वेश्चंस आप सारे यहाँ डिस्कस कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है सबके लिए। चलिए, और कोई क्वेश्चन है, और कोई डाउट? एनी डाउट्स? हाँ मार्क्स भी बताया यार आप लोगों ने। भाई साहब कैसे हो तुम लोग, टीचर की ऑर्डर की अवेलना। जल्दी क्विकली। सानवी 170 and 676, वेरी गुड सानवी। प्रीति वेरी गुड, 640 and 160, वेरी गुड। निखिल 139, टोटल 532। निखिल टोटल में थोड़े से कम है, थोड़े से कम है, 10-20 मार्क्स और बढ़ाए निखिल टोटल में। बाकी लोग, अनुभव 165, टोटल 600, वेरी गुड अनुभव। विवेक 510, फिजिक्स 150। विवेक टोटल में 30-40 मार्क्स कम है, किस सब्जेक्ट में कम हो रहे हैं जरा ध्यान दें थोड़ा सा।
शिवम 155 इन फिजिक्स, 620, वेरी गुड शिवम, बहुत सही आ रहे हैं मार्क्स। ठीक है, इन्हीं को मेंटेन रखना है, पेपर के लेवल धीमे धीमे बढ़ेंगे बेटा, ध्यान रखें इस चीज को, हर सब्जेक्ट का पेपर धीमे धीमे बढ़ेंगे। दीपक जोगी टोटल 580, वेरी गुड। दीपक फिजिक्स में नहीं आएगा तेरे। आकाश 162, 632, वेरी गुड आकाश। चलिए दीपक 138, दीपक फिजिक्स में ठीक है, अच्छे हैं, मतलब और 10-12 नंबर बढ़ सकते हैं। शुभम शर्मा वेरी गुड, 160 एंड टोटल 640, वेरी गुड। चलिए आगे इनको मेंटेन करना है, आपको ध्यान रखें, ठीक है, आपको इनको अब मेंटेन करना है, आगे पेपर के लेवल धीमे धीमे बढ़ते चले जाएंगे, बस इन्हीं को मेंटेन करते चलो। सिलेक्शन के लिए 600 मार्क्स के राउंड आप हमेशा रहें, हर टेस्ट में 600 के राउंड घूमते रहें। किसी भी टेस्ट में कोई भी सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा फोकस कर लें, बाकी बड़े आराम से चलते रहें। इसी तरीके से धीमे धीमे करके मैं बोल रहा हूँ नीट की गारंटी मैं दे दूंगा, बट कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, रेगुलरिटी मेंटेन करें। ऐसा नहीं हो कि किसी टेस्ट में एक में ऊपर आ रहा है एक में नीचे आ रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू एवरीवन।